प्रधानमंत्री मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर थे, जिसकी मेजबानी रूस ने कजान शहर में की। ब्रिक्स को पश्चिम का वैकल्पिक गठबंधन माना जाता है, जिसमें भारत, चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे ग्लोबल साउथ के देश सम्मिलित हैं। ईरान, इथियोपिया, मिस्र और यूएई इस साल ब्रिक्स में शामिल हुए और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग भी लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के 2 सत्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया संघर्षों, प्रतिकूल जलवायु प्रभावों और साइबर खतरों सहित कई अनिश्चितताओं और चुनौतियों से गुजर रही है, जिससे ब्रिक्स से अधिक उम्मीदें हैं। पीएम ने सुझाव दिया कि ब्रिक्स इन चुनौतियों से निपटने के लिए जनकेंद्रित दृष्टिकोण अपनाए। उन्होंने आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अपनाने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और आतंकी वित्त पोषण से निपटने के लिए सभी को एकजुट होना होगा और मजबूती से सहयोग करना होगा। ऐसे गंभीर मुद्दे पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। युवाओं में कट्टरपंथ को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। ये वक्तव्य चीन के प्रति कटाक्ष के रूप में देखा जा सकता है, जिससे पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बचता रहा है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसी जानताम। प्रधानमंत्री ने दुनिया के सभी, खासकर विकासशील देशों को एक साथ लेकर चलने की वकालत की। चीन के आपराधिक विस्तारवाद और यूरोप अमेरिका के औपनिवेशिक रवैये से इतर ये रुख भारत को अलग दर्जे पर लाकर खड़ा करता है। ऋग्वैदिक सूत्र के मुताबिक हम साथ चलें, साथ बोले और साथ सोचे तो विकास होगा। मोदी ने ब्रिक्स से वैश्विक शासन सुधारों पर सक्रिय रूप से जोर देने का आह्वान किया। ब्रिक्स को ग्लोबल साउथ की चिंताओं को प्राथमिकता देने पर भी पीएम मोदी ने जोर दिया। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कृषि में व्यापार सुविधा, लचीली आपूर्ति श्रृंखला, ई-कॉमर्स और विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर इसके प्रयासों ने नए अवसर पैदा किए हैं। उन्होंने छोटे और मध्यम उद्योगों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, मिशन जीवन और COP28 के दौरान घोषित ग्रीन क्रेडिट पहल सहित भारत द्वारा की गई हालिया हरित पहलों के बारे में विस्तार से बताया। शिखर सम्मेलन का समापन कजान डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर के साथ हुआ। ऐसे में ब्रिक्स नेताओं के बीच बहुपक्षवाद को मजबूत करने, आतंकवाद का मुकाबला करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से लेकर ग्लोबल साउथ की चिंताओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश डाला। भारत और रूस के बीच संबंध संतृप्त स्तर पर है, जहां दोनों देश किसी को नाराज किए बिना जिसे चाहें उससे संबंध रख सकते हैं। इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर भी अपना दृष्टिकोण साझा किया। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि संघर्ष के समाधान को प्राप्त करने के लिए बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता है। इस वार्ता में व्यापार, आर्थिक ऊर्जा, रक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और पीपल टू पीपल कनेक्ट सहित सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत ने ब्रिक्स परिवार में ईरान का स्वागत किया तथा ईरान से द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। इस बीच शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की बैठक भारत और चीन के बीच हुई LAC पर गश्त देने को लेकर समझौते के 2 दिन बाद हुई।
दोनों नेताओं के बीच 5 साल में ये पहली मुलाकात है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा गतिरोध से कुछ महीने पहले पीएम मोदी और शी जिनपिंग की आखिरी मुलाकात अक्टूबर 2019 में महाबलीपुरम में हुई थी। इस बैठक में दोनों नेताओं ने सीमा क्षेत्रों में 2020 में उभरे मुद्दों के पूर्ण विघटन और समाधान के लिए हाल के समझौते का स्वागत किया, लेकिन इस विघटन से भारत को उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन में अंतर है। अभी दोनों देशों के बीच डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनी है। इसका मतलब किसी संघर्ष या स्थिति से पीछे हटने से है। अक्सर आगे के टकराव से बचने की रणनीति के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। इसमें शारीरिक या भावनात्मक रूप से पीछे हटना शामिल हो सकता है, यानी अभी दोनों देशों की सेना बस पीछे हटी है। डीएस्केलेशन में संघर्ष या संभावित अस्थिर स्थिति की तीव्रता को कम करना शामिल है। इसका उद्देश्य भावनाओं को शांत करना, तनाव कम रखना और हिंसा या आक्रामकता को बढ़ने से रोकना है। हिमालय क्षेत्र में चीनी इतिहास को ध्यान में रखते हुए भारत को इस डिसएंगेजमेंट पर उत्साहित नहीं होना चाहिए। ये बात जरूर है कि ये एक बहुत सकारात्मक कदम है, लेकिन चीनी व्यवहार को समझने के लिए ड्रैगन के व्यवहार को समझना होगा। ड्रैगन इतना शांत दिखने के बाद अचानक हमला कर देता है। भारत ने 1962 के युद्ध के दौरान इसका अनुभव किया था, जहां हम सोच रहे थे कि चीन के साथ हमारे अच्छे संबंध है, लेकिन चीन ने अचानक हम पर हमला कर दिया। इसलिए भारत को सचेत रहने की जरूरत है। ऐसे में इस द्विपक्षीय वार्ता को दोनों देशों के बीच दीता नते के रूप में देखा जा सकता है, जहां दोनों देश एक दूसरे के महत्व को समझते हुए शांतिपूर्ण तरीके से विश्व पटल पर बढ़ना चाह रहे हैं। अंत में चीन और भारत के बीच का दीता नते रूस के लिए सकारात्मक साबित होगा। ब्रिक्स में ईरान की मौजूदगी भारत के पश्चिमी एशिया कूटनीति के लिए लाभकारी होगी। कुल मिलाकर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत, चीन, रूस और ईरान के लिए लाभप्रद स्थिति प्रदान करेगा, लेकिन भारत की धमक वैश्विक राजनय में अब बढ़ेगी। देश दुनिया के लिए भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।